उत्तर प्रदेश की 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं पर आज फैसला हो सकता है। आज सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा की उच्च स्तरीय बैठक हो सकती है, जिसमें शिक्षा विभाग से जुड़े उच्च अधिकारी भी शामिल होंगे। फिलहाल यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा रद्द होने के कयास लगाए जा रहे हैं। सोमवार को भी जब पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द हुई थी, तो पीएम के फैसले को सीएम योगी ने ट्वीट करके सही बताया था और उसका स्वागत किया था। आपको बता दें, इस साल यूपी बोर्ड की 12वीं में 26,10,316 स्टूडेंट्स ने पंजीकृत किया है। तो फिलहाल यूपी बोर्ड में 12वीं की परीक्षा रद्द होने के कयास तेज हैं और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। आज डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा की बैठक हो सकती है सीएम योगी के साथ और आज ही इस पर फैसला संभव है। शैलेश अरोड़ा का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेश, आज माना जाए तस्वीर साफ हो जाएगी कि यूपी बोर्ड की 12th के एग्जाम्स होंगे या नहीं, और क्या वाकई ये खबर कंफर्म है कि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आज मिलने जा रहे हैं, उनकी बैठक है सीएम योगी के साथ? शैलेश, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? संपर्क करने की कोशिश शैलेश से करेंगे, लेकिन पूरी खबर आपको बता देते हैं। दरअसल सीबीएसई ने 12th की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी से बैठक के बाद तमाम शिक्षा मंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक की और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि सीबीएसई की 12th की परीक्षाएं नहीं होंगी। उसके बाद आईसीएसई बोर्ड ने भी 12th के एग्जाम्स को रद्द कर दिया। उत्तराखंड में भी ये फैसला लिया जा चुका है और अब यूपी की बारी है कि आखिर यहां क्या होने जा रहा है। यहां पर क्या इंटरमीडिएट की परीक्षाएं होंगी, इस पर अभी भी कयास तेज हैं और माना जा रहा है कि यूपी में भी परीक्षाएं रद्द की जा सकती हैं। एक बार फिर से बातचीत की कोशिश करते हैं शैलेश से। शैलेश, आज तस्वीर साफ हो जाएगी कि इंटरमीडिएट की परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी। इस बीच डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की बैठक की खबरें भी है सीएम योगी के साथ। बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, आज मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा के बीच में वार्ता हो सकती है। इसके ऊपर पूरी संभावना है आज इसकी, और इसी बैठक में इस पर फैसला भी लिया जाएगा। देखिए, फिलहाल जो परिस्थितियां हैं, ये कयास भी लगाए जा रहे हैं और लगभग पूरी संभावना मानकर चलिए कि 12वीं की यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जो है वो रद्द ही होंगी। इसके पीछे देखिए कई कारण हैं, वजह है जो हम ऐसा कह रहे हैं। देखिए, एक चीज, जिस समय सीबीएसई की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया गया, उस समय खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया और इस फैसले को सराहनीय कदम, वक्त की जरूरत बताया। इसी तरह डिप्टी सीएम जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री भी हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, उन्होंने भी इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने अपना बयान भी जारी किया। यानी सरकार, प्रदेश सरकार जो है वो केंद्र के इस फैसले से पूरी तरह सहमत है। दूसरी वजह अगर हम बड़ी देखें तो वो ये बनती है कि केंद्र में जो सीबीएसई और आईएससी 12वीं के स्टूडेंट्स की संख्या है वो कुल मिलाकर देश भर में लगभग 15 लाख से कुछ ऊपर है, जबकि यूपी बोर्ड 12वीं की बात करें तो अकेले सिर्फ उत्तर प्रदेश का बोर्ड है और यहाँ पर 26,10,316 इसमें छात्र छात्राएं पंजीकृत है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब सरकार पूरे देश भर में परीक्षा केंद्र बनाने हैं, तब ये फैसला लेती है कि परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी। ऐसे में उससे कई लाख ज्यादा बच्चों के लिए जब सिर्फ एक प्रदेश में केंद्र बनाए जाने हो, तो समझा जा सकता है कि परीक्षाएं होना ऐसे में मुश्किल है, समस्या बढ़ सकती है। और वैसे भी कोरोना की जो तीसरी संभावित लहर है वो बच्चों के लिए खतरनाक बताई जा रही है। ऐसे में जो 18 साल से कम के, इंटर में अगर आप देखें 12वीं में अधिकतर बच्चे आपको 18 साल से कम के मिलेंगे, यानी उनकी भी चिंता की जा रही है। इसी को देखते हुए सीबीएसई और आईएससी ने फैसला लिया है। प्रधानमंत्री ने खुद उस फैसले की घोषणा की है। बिल्कुल, और तमाम जो अभिभावक हैं उनकी जो प्रतिक्रियाएं देश भर से मिल रही हैं, उन्होंने भी इस फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि जान भी जरूरी है, जहान भी जरूरी है। और प्रधानमंत्री ने कहा, भी बच्चे देश का भविष्य है, उन्हें हर हाल में सुरक्षित रखना है। और आज उम्मीद यही कि यूपी का भी फैसला हो जाएगा, यूपी से भी तस्वीर साफ हो जाएगी। आप इस पर नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया। आगे हम लौटेंगे शैलेश आपके पास, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तो यूपी में कोरोना से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर इस बीच हमें मिल रही है। प्रदेश में अब तक 48,714 बच्चों को कोरोना हो चुका है। 10 साल तक के 48,714 बच्चे कोरोना पॉजिटिव यूपी के अंदर हो चुके हैं। 11 से 20 साल तक के बच्चे 13,582 पॉजिटिव हो चुके हैं। संभावित तीसरी लहर में कोरोना संक्रमित बच्चों की संख्या इससे कई गुना ज्यादा होने की आशंका है। शैलेश से इस पर अपडेट लेते हैं। शैलेश, तीसरी लहर में विशेषज्ञ मान रहे थे कि बच्चों को खास तौर से बचा के रखने की जरूरत है, लेकिन अभी तक का ये जो आंकड़ा सामने आया है कि यूपी के अंदर 48,000 से ज्यादा बच्चे अब तक कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। क्या ये आंकड़ा बीते साल भर का है या अभी कुछ महीनों का है? स्पष्ट जानकारी क्या है?
आशा, ये आंकड़ा जब से कोरोना आया है तब से लेकर अब तक का, यानी कोरोना की पहली वेव और दूसरी वेव दोनों को मिलाकर ये आंकड़ा सामने आया है। और अगर इस आंकड़े को हम देखें तो एक अच्छी चीज़ ज़रूर कही जा सकती है कि बच्चे संक्रमित ज़रूर हुए, लेकिन उनमें जो बच्चे थे संक्रमित उनको वेंटिलेटर तक जाने की नौबत नहीं आई। अधिकतर बच्चे जो थे वो सुरक्षित तरीके से वो कोरोना को मात देने में सफल हुए। इसके पीछे एक बड़ी वजह बताई जाती है कि बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है वो स्ट्रांग होती है बड़े लोगों के मुकाबले। लेकिन क्योंकि कोरोना की तीसरी जो संभावित लहर है उसमें बच्चे ही हाई रिस्क पर है, तो ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर पहली और दूसरी वेव में इतने बच्चों में कोरोना का संक्रमण हुआ है तो जो अगर तीसरी लहर आती है तो उससे कई गुना ज़्यादा असर होगा। और ऐसे में जो निर्देश दिए गए हैं PICU बनाने के, जिसे पीकू कहा जाता है, पीडियाट्रिक ICU, उसमें यह भी कहा गया वेंटिलेटर बेड की भी व्यवस्था रखी जाए, ताकि अगर कोरोना का संक्रमण तेज होता है, ज़्यादा प्रभावशाली होता है, तो भी बच्चों को किसी तरह का नुकसान ना हो। देखिए, जब कोरोना की दूसरी लहर सामने आई थी तो कहीं ना कहीं किसी को अंदाज़ा नहीं था इतनी भयावह लहर होगी, कितने लोगों की जान इसमें चली जाएगी। यही वजह है कि उस हिसाब से तैयारियां नहीं की गई थी। लेकिन जब लहर आई उस समय चुनौती थी और तैयारियां की गई, लेकिन जब तक तैयारियां मुकम्मल हुई, जितने लोगों को इलाज चाहिए था उनके लिए बेड की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, जब तक ये चीज़ें हो पाई तब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके थे। यही वजह है कि अब सरकार चांस नहीं लेना चाहती और पहले से जब तीसरी लहर की संभावना है तो उसके लिए अपनी सारी तैयारियां कर रही है, चाहे वो पीडियाट्रिक ICU बनाने की बात हो या जो अभी 12 साल से कम उम्र के बच्चों के अभिभावक हैं उनके वैक्सीनेशन की बात हो। हर चरण के हर पहलू पर विचार करके इस पर काम किया जा रहा है। तेजी से PICU के बेड्स तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ में देखिए ये भी निर्देश दिए गए हैं कि कई अस्पताल हैं जिनको अब समय देखते हुए केसेस कम हो रहे हैं, नॉन कोविड में तब्दील किया जा रहा है। लेकिन उन अस्पतालों को भी साफ निर्देश है कि अगर परिस्थितियां बदलती हैं, अचानक उनको बोला जाता है कि आपको अपने कोविड अस्पताल के रूप में संचालन करना है, बेड्स की व्यवस्था करनी है, तो उसके लिए भी उन्हें तैयार रहने के लिए पहले से ही सचेत कर दिया गया है। यानी कुल मिलाकर तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए सभी पहलुओं पर, सभी मोर्चों पर काम किया जा रहा है कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। ऑक्सीजन की जहाँ तक बात है तो पहले ऑक्सीजन को बोकारो से और तमाम जगह से मंगाना पड़ रहा था, इतनी कमी हो गई थी। लेकिन अब प्रदेश की, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहीं पर CSR के माध्यम से, केंद्र की सहायता से, राज्य सरकार अपने पास से अलग अलग जगह जो ऑक्सीजन प्लांट है उनको लगवा रही है। अधिकतर जो अस्पताल है उनमें ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, ताकि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती भी है भविष्य में तो किसी पर निर्भर ना होना पड़े। ये ना हो कि हमें दूसरी जगह से ऑक्सीजन मंगानी है हालात को संभालने के लिए, किसी की जान ना जाए भी। इन सारे जो मोर्चे हैं, जो सारे पहलू हैं, बिल्कुल सरकार अपनी तरफ से तैयारियों को मजबूत करने में जुटी हुई है और हर जिले में एक पीडियाट्रिक अस्पताल बनाने का टारगेट रखा गया है। इसके अलावा वेंटिलेटर से लेकर PICU, NICU, इस तक की भी व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें, उस दिशा में काम हो रहा है। शैलेश, आप जुड़े रहिए, आगे भी खबरों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं CBSE के 12वीं की बोर्ड परीक्षा की, जिसको कैंसिल कर दिया गया है और उसके रद्द होने के बाद अब इस मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस सुनवाई में केंद्र सरकार अपना पक्ष रखेगी। नतीजों को लेकर समय सीमा देने की याचिकाकर्ता की तरफ से मांग हो सकती है। याचिकाकर्ता की वकील ममता शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से आदेश देने को कहा था, जिस पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सरकार के निर्णय के इंतजार को कहा था। आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार ने परीक्षा पहले ही रद्द कर दी। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट में नतीजों को लेकर समय सीमा देने की मांग हो सकती है। अविनाश तिवारी इस पर नजर बनाए हुए हैं, सीधा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, बताइएगा ये किस तरह की याचिका है और क्या मांग इसमें की गई है विस्तार से? देखिए आस्था, अगर बात करें तो 300 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को खत लिखा था, जिसमें यह मांग की गई थी कि CBSE बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द की जाए। इसके अलावा अगर बात करें तो याचिकाकर्ता की वकील ममता शर्मा ने भी CBSE बोर्ड की परीक्षा रद्द करने की मांग की थी। चूंकि अब केंद्र सरकार ने CBSE बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी है, ऐसे में इस याचिका को अब सुप्रीम कोर्ट आगे डिसमिस करेगा। लेकिन एक मांग हो सकती है, वो ये है कि जो परीक्षा के नतीजे हैं उसकी समय सीमा तय हो और उस समय सीमा के भीतर इस परीक्षा के नतीजे आए। क्योंकि जब पिछली बार सुनवाई हुई थी तो याचिकाकर्ता की वकील ममता शर्मा ने यह कहा था कि जो छात्र विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं या हायर स्टडीज के लिए आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए नतीजे जल्द घोषित किया जाए, जिससे कि उनको आगे पढ़ाई में दिक्कतें ना हो। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार का निर्णय होने दीजिए, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। लिहाजा चूंकि केंद्र सरकार का निर्णय हो चुका है, नतीजों को लेकर अभी कोई स्पष्टता नहीं है, न CBSE बोर्ड की तरफ से न केंद्र सरकार की तरफ से। तो लिहाजा ये डिमांड सुप्रीम कोर्ट से की जा सकती है कि नतीजों को लेकर स्पष्टता हो और जो परिणाम है उसे एक तय सीमा के अंदर लाया जाए, जिससे कि जो छात्र विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं या हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनको किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। अब देखने हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कुछ आगे सुनवाई करता है।
जी हाँ, बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखना होगा सुप्रीम कोर्ट क्या सुनवाई करता है, किस तरह की टिप्पणी करता है। आगे बढ़ते हैं। यूपी में नहीं होंगी मदरसा शिक्षा परिषद की परीक्षाएं। करीब 16 लाख बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चे इसमें प्रमोट होंगे और बोर्ड जल्द ही प्रस्ताव सरकार के पास ही भेजने जा रहा है। इंटरमीडिएट पर यूपी बोर्ड का निर्णय आने के बाद मदरसा बोर्ड फैसला लेगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि करीब 16 लाख जो बच्चे हैं उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। अगली कक्षाओं में एग्जाम्स नहीं कराएंगे। क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों पर यह लागू होगा। उन सभी को अगली क्लासेस में प्रमोट किया जाएगा, लेकिन इसकी घोषणा और यह फैसला यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट परीक्षाओं पर सरकार क्या फैसला करती है उसके बाद लिया जाएगा। पर अपनी तरफ से मदरसा बोर्ड ने यह फैसला लिया है। शैलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शैलेश, बताइएगा कितने स्टूडेंट्स हैं जो इस बोर्ड के अंतर्गत आते हैं और क्या यह फैसला ले लिया गया है या इंतजार है राज्य सरकार का कि पहले वो इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को लेकर कोई फैसला ले? देखिए, मदरसा बोर्ड में अगर हम टोटल स्टूडेंट्स की बात करें तो 16 लाख से ऊपर स्टूडेंट है। और जहाँ तक बात करें इस फैसले को लेने की, तो देखिए आमतौर पर हमेशा ये देखा जाता है जो फैसला प्रदेश सरकार यूपी बोर्ड के लिए लेती है वो मदरसा बोर्ड पर भी लागू हो जाता है आमतौर पर, चाहे वो बात हो ऑनलाइन क्लासेस की। देखिए, अगर ये तय होता है कि ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएंगी तो मदरसा बोर्ड भी उसी को फॉलो करता है। इसके बाद जब अगर हम बात करें परीक्षाओं को रद्द करने की, तो ऐसे में जाहिर सी बात है यूपी बोर्ड जो मदरसा बोर्ड है वो भी उसे फॉलो करता हुआ चलेगा। यही वजह देखिए सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है, औपचारिकता खाली मात्र बाकी है। और इसके बाद कक्षा 1 से लेकर 8 तक और उसके बाद क्योंकि हाई स्कूल जो है उसके लिए भी यूपी बोर्ड की पहले ही घोषणा हो चुकी है परीक्षा रद्द करने की, तो जाहिर सी बात है 1 से लेकर 10वीं तक के लिए फैसला लगभग तय हो चुका है। जहां तक बात रही इंटरमीडिएट की, जो मदरसा बोर्ड में इंटरमीडिएट है तो उसका फैसला तय होगा यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के ऊपर। यूपी बोर्ड जो है वो जैसे ही अपनी घोषणा करेगा इंटरमीडिएट को लेकर, वैसे ही तत्काल मदरसा बोर्ड जो है उसके लिए भी आदेश इस तरह का आ जाएगा, ये मानकर चलिए। और उसके बाद मदरसा बोर्ड जो है उसकी भी जो छात्र छात्रा है उनको बिना परीक्षा के ही प्रमोट किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो बिना परीक्षा के ही प्रमोट किए जाएंगे 1 से लेकर कक्षा 8 तक के छात्र मदरसा बोर्ड के, और उस पर एक प्रस्ताव बनाकर सरकार के पास भी बहुत जल्दी बोर्ड भेजने जा रहा है। अगली बड़ी खबर लखनऊ से। विश्व स्तरीय बनेगा लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन। वर्ल्ड क्लास डेवलप किया जाएगा रेलवे स्टेशन चारबाग लखनऊ। विदेशी एयरपोर्ट की तर्ज पर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। DBFOT मॉडल पर 2 चरणों में पुनर्विकसित किया जाएगा। रेलवे स्टेशन बनाने में कुल 556 करोड़ की लागत आएगी। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अब लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन को डेवलप किया जाएगा। एयर कॉन्कोर्स, फुटओवर ब्रिज, एक्सकेलेटर, दिव्यांग यात्रियों के लिए अनुकूल सुविधा यहां पर होगी। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तमाम सुख सुविधाओं से लैस होगा अब रेलवे स्टेशन चारबाग लखनऊ। रेल भूमि विकास प्राधिकरण ने इसका खाका तैयार किया है और PPP मॉडल पर इसका विकास किया जाएगा। लगभग 556 करोड़ का एस्टीमेट रखा गया है चारबाग रेलवे स्टेशन को डेवलप करने के लिए। उधर यूपी में कई IAFS अधिकारियों के तबादले हुए हैं। शासन में सचिव संजय सिंह यूपी वन निगम के MD बनाए गए हैं। इसके अलावा विशेष सचिव आशीष तिवारी को सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। KP दुबे की प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कानपुर के पद पर तैनाती हुई है। अंजनी कुमार आचार्य अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक परियोजना लखनऊ बनाए गए हैं। कई और अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। तो अहम खबर, कई IAFS अधिकारियों का तबादला हुआ है। यूपी में IAFS अधिकारियों के तबादले हुए हैं। शासन में सचिव संजय सिंह यूपी वन निगम के MD बनाए गए हैं। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में एक हिस्ट्री शीटर को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाने के मामले में पुलिस ने 5 नामजद लोगों समेत 15 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। यह FIR कानपुर के नौबस्ता थाने में दर्ज हुई है और अब पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर हिस्ट्री शीटर को छुड़ाने के आरोपी लोगों की पहचान करने में जुट गई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस मामले में शामिल आरोपियों का किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है। यह मामला कानपुर नौबस्ता थाना क्षेत्र के उस्मानपुर का है, जहां एक जन्मदिन पार्टी में शामिल होने आए हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह को पुलिस अपने साथ ले जाने लगी और तभी कुछ लोग उसे छुड़ाने के लिए पुलिस से धक्का मुक्की करने लगे। हिस्ट्री शीटर को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाकर भगा दिया गया था। थाना नौबस्ता की टीम द्वारा एक हिस्ट्री शीटर अपराधी मनोज सिंह पुत्र मलिक सिंह निवासी थाना बर्रा को हिरासत में लिया गया। इस अभियुक्त के खिलाफ 2 दर्जन से अधिक मुकदमे कानपुर के कई थाना क्षेत्रों से दर्ज हैं।
यह अपराधी कई मुकदमों में वांछित है व इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। हिरासत में लेने के बाद मौके से ही इसके साथियों द्वारा इसे छुड़ाकर भगाने का प्रयास किया, जिसमें वह सफल हुए। इस संबंध में थाना नौबस्ता पर ही 420/21 मुकदमा अपराध संख्या दर्ज कर लिया गया है सुसंगत धाराओं में। कई सारी सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियोस इस घटना के संबंध में प्राप्त हुई हैं, जिसके आधार पर अभियुक्तों की पहचान की जा रही है व आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बड़ी खबर कानपुर से। दबंगों ने पुलिस पर हमला कर अपराधी को छुड़ा लिया है। जीप से खींचकर शातिर अपराधी मनोज सिंह को छुड़ाया गया है। दबंगों ने पुलिस से भी अभद्रता की, धक्का मुक्की की। बीजेपी जिला मंत्री नारायण सिंह का बर्थडे था। नौबस्ता के आकर्षण गेस्ट का ये मामला है। तो अपराधी को छुड़ाने का ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। दबंगों ने पुलिस पर हमला करके अपराधियों को छुड़ाया। ये देखिए उस वक्त किस तरह की गहमा गहमी थी और कैसे धक्का मुक्की पुलिस के साथ चल रही थी। दबंगों ने पुलिस पर हमला करके अपराधी को छुड़ा लिया है। उधर कोरोना की तीसरी लहर से पहले यूपी में तैयारियां तेज हो गई हैं। केजीएमयू में ऑक्सीजन वाले बेड अब बढ़ाए जाएंगे। अभी संस्थान में 3,409 बेड्स एक्टिव हैं। इनमें से 2,500 पर ही ऑक्सीजन उपलब्ध है। बाकी बचे बेड पर ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू हो गई है। तो प्रशासनिक तैयारियां तेज हैं। संस्थान में 3,409 बेड्स में से 2,500 पर ही ऑक्सीजन उपलब्ध है। इसको अब बढ़ाया जाएगा।